हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द लीगल कैफे। तो आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आ रहे हैं। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि जब इस पर्टिकुलर केस में आपने पुणे का कार एक्सीडेंट का केस अभी बहुत ही न्यूज़ पे चल रहा होगा। और उसपे हुआ क्या है, अगर मैं एक छोटा सा बैकड्रॉप अगर आपको दे दूँ इनिशियली, ताकि आप वीडियो को समझ पाएँ। तो उसमें ये है कि एक अक्यूज पर्सन को, जो कि 17 साल का था, उसने तेज गाड़ी चला रहा था, जिससे दो लोगों का मौत हो गया है। तो जैसे ही उसको कोर्ट के सामने ले जाया गया, तो उसको जो है बेल मिल जाता है। तो इसमें हुआ कि सब लोग हल्ला कर रहे थे कि जुडिशरी बिक गया है और किस तरीके का जजमेंट्स पास कर रहे हैं। वी नीड गुड नंबर ऑफ जजेस इन आर डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड ऑल दैट। वो सारी बातें हो रही थी। लेकिन मेरा फिर से मानना है कि किसी भी एक इम्पोर्टेंट इशू पे अगर हमें अपना ओपिनियन वॉइस करना है, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्म्ड होना बहुत आवश्यक है। तो आइए इस वीडियो के ज़रिए हम एक पूरे लीगल एनालिसिस को समझेंगे कि क्या-क्या एंगल्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं और क्यों उस अक्यूज़्ड पर्सन को बेल मिला, क्या कारण रहा होगा और आगे की सीरा सारी चीज़ें जो है हम वीडियो में देखते हैं। तो आइए फिर हम इस वीडियो को देखते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस 2024 और डिटेल्ड एनालिसिस। तो ये फ़ोटो देखिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं अपने वीडियो में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बेहतर चीज़ों को समझ पाएँ और आपके लिए ये मंडेन सा ना लगे कंटेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइलाइट्स ऑफ द वीडियो। तो ये जो कंसर्न है, मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा, बाकी सब जगहों पे देखा। तो आज मैं इस सारे चीज़ों को एड्रेस करूँगा इस वीडियो में आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए। तो ये सबसे पहली बात कि जो 17 साल का जो अक्यूज़्ड पर्सन था, जिसने तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए 2 लोगों को जान ले लिया। क्या उसको जो बेल मिला, वो सिर्फ़ इस वजह से मिला कि वो एक किसी बहुत ही बड़े फैमिली से बिलॉन्ग करता है? क्या कोई मेरिट था उसको बेल देने का? तो ये जो ग्रांट ऑफ बेल ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट है, क्या वो एक्शन वो विदिन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ है? हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। दूसरा क्या है, इसमें क्या-क्या रिलेवेंट प्रोविजंस इन्वॉल्व्ड है? ये वाला इश्यू आई गेस कि जुडिशियल एस्पिरेंट, क्लैट पीजी के एस्पिरेंट, यूजीसी नेट के एस्पिरेंट, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। और तीसरा क्या है कि क्या-क्या ऑफेंसेस के लिए उसको अरेस्ट किया गया है और एक जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो जो जुवेनाइल है, उसको एज़ एन अडल्ट ट्राई करना चाहिए, क्या वो संभव है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कि नहीं? इन 3 इश्यूज़ को हम एड्रेस करते हैं इस आज के वीडियो में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस है कि हुआ क्या था? जिन लोग को अगर पता नहीं है, तो मैं उन लोग के लिए बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ कि एक 17 साल का बच्चा था, जो कि एक पुणे किसी रिच पुणे बिल्डर का बेटा है। वो बहुत ही तेज़ तर्रार रफ्तार से एक पोर्श कार चला रहा था। कौन-सा कार है मुझे नहीं पता है वैसे। तो और एलिज ये किया गया है कि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार से चला रहा था और किसी पार्टी से लौट रहा था। रात 3 बजे का समय था और क्योंकि तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, उसने अपना बैलेंस कंट्रोल खो दिया और उस मोटरसाइकिल को जाकर के हिट करता है, 2 लोगों की जान चली जाती है। तो हुआ कि अब उसको किस-किस ऑफ़ेंस के लिए चार्ज किया गया है। तो आइए हम देखते हैं पहले, कैसे चीज़ें चल रही होती थी। एक्सीडेंट तो हमारा हो गया है। अब किस-किस सेक्शन के अंडर उसको चार्ज किया गया, वो हम देखते हैं। तो सबसे जो पहला सेक्शन है हमारा, वो है सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, 304 ए ऑफ आईपीसी। अब आप देखिए, कॉजिंग डेथ में नेग्लिजेंस, इसका ऑफेंस का अगर आप नेचर देखोगे, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। दूसरा ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है, वो है सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी, जो कि रैश ड्राइविंग का बात करता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भी एक बेलेबल ऑफेंस है। फिर हमारा अगला ऑफेंस जिसके लिए उसको चार्ज किया गया है, वो है सेक्शन 337, 338 ऑफ आईपीसी, कॉजिंग हर्ट या ग्रीवियस हर्ट बाय एंडेंजरिंग लाइफ है। और ये भी हमारा बेलेबल इन नेचर है। अगला ऑफेंस है हमारा
सेक्शन 427 ऑफ द आईपीसी। और जब आप तेज तर्रार गाड़ी चलाते हुए किसी प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मिसचीफ का केस बनता है। लेकिन इसका भी नेचर हमारा पेलेबल ऑफेंस। फिर नीचे की तरफ आते हैं, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के भी कुछ कानून की उल्लंघन हुई है यहाँ पे। सेक्शन 119 ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक साइंस का बात करता है। इसका फाइन आपको मिलेगा सेक्शन 177 में, जो कि सिर्फ 500 तक का फाइन का बात करता है। एक और सेक्शन जिसके अंडर बुक किया गया था उस 17 साल के ऑफेंडर को, वो हमारा सेक्शन 184 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर बुक किया गया, ड्राइविंग डेंजरसली। लेकिन देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे भी 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक हमारा इम्प्रिजनमेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखिए, तो ये जितने भी ऑफेंस है जिसके लिए उसको बुक किया गया है, उनका जो नेचर है, ये सारे बेलेबल ऑफेंस है हमारे। अब बेलेबल ऑफेंस होता क्या है? बेलेबल ऑफेंस वो होता है, अगर मैं आपको बड़े ही सरल भाषा में बताऊं, अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि बेलेबल इन नेचर है, तो बेल मिलना आपको आपका राइट होता है, आपका हक होता है। तो ये जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर इस ऑफेंसेस के अंडर उस चाइल्ड को बुक किया गया है, और अगर लॉ खुद हमारा कह रहा है कि ये सारे बेलेबल ऑफेंसेस हैं, तो आपको नहीं लगता है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना मैटर ऑफ राइट है, तो कोर्ट उनको बेल देगा। तो अगर कोर्ट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एज पर द गिवन प्रोविजंस ऑफ द लॉ अगर बेल ग्रांट कर रहा है, तो ये कहां से गलत है? ऑफ कोर्स सोशल परसेप्शन क्या है किसी केस के रिगार्डिंग, वो एक अलग चीज होती है। बट एज अ जुडिशियल ऑफिसर, what we need to take into account is what is given in the law, not what is going around. हमें लॉ के हिसाब से चलना होगा। तो अगर लीगल एंगल से हम इसको देखते हैं, इसमें से कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो कि हमारा नॉन बेलेबल ऑफेंस हो। तो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से ऑनरेबल कोर्ट ने उस अक्यूज्ड ऑफेंडर को जो है बेल दिया था। और क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनाया जा रहा होता है, 15 घंटे के अंदर अंदर इसको बेल मिल गया, तो हुआ कि 15 घंटे के अंदर बेल इसलिए मिल गया है क्योंकि वो एक किसी रिच पुणे बिल्डर का बेटा है। पर ये रीजन को स्प्रेड करना, स्पेकुलेट करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हमेशा चीज़ों को मेरिट पे देखना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन रखने के बाद चीज़ों को इवैल्यूएट करना चाहिए। अब हम आते हैं अपने वीडियो के अगले एंगल पे। तो मैंने इस चीज को आपके लिए लिखा भी हुआ है कि ऑल द अफोरमेंशन्ड ऑफेंसेस आर बेलेबल इन नेचर। सो द ग्रांट ऑफ बेल बाय जेजेबी बोर्ड, जेजेबी बोर्ड हमारा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, और जब भी कोई जुवेनाइल ऑफेंस कमिट करता है, उसके लिए स्पेशल एक्ट होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और उसमें जेजेबी बोर्ड ही हमारे मैटर्स को देखता है, जो कि एक तरह का स्पेशल कोर्ट होता है। तो सो द ग्रांट ऑफ बेल बाय जेजेबी बोर्ड टू जुवेनाइल accused stands legally correct and it is completely within the four corners of the law, क्योंकि एज बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस इज अ मैटर ऑफ राइट। आप सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी भी जब पढ़ेंगे, गूगल सर्च कर सकते हैं जिन लोगों को अगर ना पता हो तो। 436 सीआरपीसी क्लियरली ये बताता है कि बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पाना इज मैटर ऑफ राइट। दूसरा चीज क्या था कि ये एक लेटेस्ट अपडेट हुआ है। इतना ह्यूमन क्राई इस पर्टिकुलर केस को हुआ कि जुवेनाइल को बेल मिल गया है 15 घंटे के अंदर जो है, इसकी वजह से बेल ऑर्डर को रिवाइज कर दिया गया है एंड एज ऑफ नाउ उसके बेल को कैंसिल कर दिया गया है, और उसको अक्यूज पर्सन को, जो कि 17 साल का है, उसको रिमांड होम भेज दिया गया है। अब आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, स्टेट क्या कर रहा है, आइए हम उस चीज को भी समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है बेल कंडीशंस दिखाना चाहूंगा। ये सारे बेल कंडीशंस है जो कोर्ट ने लगाए थे उस अक्यूज पर्सन पे। इनको आरटीओ जाना होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े, और जेजेबी बोर्ड के सामने आए। दूसरा चीज क्या है, 300 वर्ड का ऐसे लिख लीजिए कि इफेक्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स पे क्या हो सकता है। तो ये इस बेल कंडीशन को भी लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं, और कि ये सब क्या है, मजाक बन गया है।
और कुछ बेल कंडीशंस में क्या लिखा हुआ है, आरटीओ ऑफिसर को असिस्ट करना होगा, और ये सारे ट्रैफिक रूल्स जो है इस बालक को, 17 साल के बालक को समझाना होगा, समझना होगा। और क्योंकि अल्कोहल वाला अलेज किया गया था, तो हुआ कि इनको डी एडिक्शन काउंसलिंग सेंटर भी भेजा जाए, और जहाँ पे इनके एडिक्शन को और छुड़वाया जाए। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक डॉक्टर को भी दिखाया जाए, ताकि इनकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके। और आखिरी प्री कंडीशन क्या था, इनको बैड कंपनी के से दूर रखा जाए, ताकि इस तरीके की जो ऑफेंस है ये दोबारा कमिट ना करे। तो ये बी कंडीशन था, जिस कंडीशन पे उसको जो है छोड़ा गया था। हालांकि मेरा एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमको समझना होगा। अगर कोर्ट जो है किसी को बेल पे छोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ये कह रहा हो कि आप बेगुनाह है। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि फॉर द टाइम बी आपको हम रिलीज कर रहे हैं, लेकिन आपको सारे गिवन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ट्रायल चलेगा, फिर डिसाइड होगा कौन कल्प्रिट है, किसकी गिल्ट है। फिर दूसरा चीज जो आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्टेट अभी क्या कर रहा है। जो कुछ लोग ने डिमांड किया था कि इसको तो एज एन अडल्ट ट्राई करना चाहिए, तो स्टेट ने क्या किया, स्टेट ने सेक्शन 15 के अंडर जो है ये फाइल किया एप्लीकेशन कि सर इसका, इस अक्यूज्ड पर्सन का प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेंगे, क्योंकि इस अक्यूज्ड पर्सन ने जो है वो हीनियस ऑफेंस कमिट किया है। तो अगर आप सेक्शन 15 ऑफ द जेजे एक्ट पढ़ते हैं, जो कि बोलता है कि in case of heinous offense alleged to have been committed by a child who has completed age of 16 years, the board shall conduct a preliminary assessment with regard to his mental and physical capacity. याद रखने वाली बात ये है कि ये जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा, इसका जो टाइम पीरियड है ये हमारा 3 मंथ्स का रहता है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर तक ये इंक्वायरी हमारी, असेसमेंट हमारी खत्म हो जानी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि क्या जो अक्यूज्ड पर्सन है, मतलब जो जुवेनाइल है, अगर यहाँ पे हमारे इंसिडेंट केस में 17 साल का जुवेनाइल था, क्या उसकी मेंटल मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी ऐसी थी कि वो ऑफेंस कॉमिट कर सकता था। क्या वो जो कर रहा था, जो एक्शन वो कर रहा था, क्या उसके कॉन्सिक्वेंस को वो जुवेनाइल जो है वो समझ पा सकता है। ये सारी चीजें जो है जेजेबी बोर्ड जो है वो असेस करता है। कैसे करता है, अगर आपको इस बात की भी क्यूरियोसिटी है, तो एक तो ऑफ कोर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, साइको सोशल वर्कर्स और अदर एक्सपर्ट्स की मदद से लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, उसका जांच होता है, उसके आंसर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, और फिर डिसाइड किया जाता है कि क्या ये जो जुवेनाइल है, क्या इसका मेंटल कैपेसिटी था इस ऑफेंस को कमिट करने का या नहीं। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस अक्यूज्ड पर्सन को एज अ जुवेनाइल ट्राई किया जा सकता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा करना होगा इंतजार। क्योंकि जेजेबी बोर्ड जब भी असेसमेंट करेगा, उस पे सारे फैक्टर्स वो इनटू अकाउंट लेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा प्राइमा फेसाई कि इसको एज एन अडल्ट ट्राई करना चाहिए कि नहीं। तो अब आप बताइए कि अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है, ये सारे जो सेक्शंस हैं हमारे, ये बेलेबल ऑफेंस, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा लैक्यूना हो सकता है हमारे लॉ पे और लॉ के पार्ट पे, लेकिन ये तो हमारे लॉ में दिया हुआ है। एंड एज अ जुडिशियल ऑफिसर कुछ रिस्ट्रेंट होते हैं। हमें इमोशनल ड्रिवन जजमेंट नहीं देना है, हमें मेरिट ड्रिवन जजमेंट देना होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए हमें लॉ को भी, रूल ऑफ लॉ को भी अपहोल्ड करना होगा। तो ये जो एक्शन है, और जो बिना लोग सिर्फ हेडिंग पढ़े कर बोल रहे हैं कि ये तो बेल ऑर्डर बिना मेरिट्स के पास किया गया है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा चीजों को मेरिट देखा जाता है। ऑफ कोर्स गलतियां सबसे हो जाती है, बट कम से कम एटलीस्ट अगर हम कोई भी अपना ओपिनियन स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम इन्फॉर्म्ड होने के बाद करें तो बेहतर होगा। और एक मेरा बोनस सवाल है जो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि 99% लोग जो है शायद इसको गलत बताएं। तो बोनस सवाल है क्या? वो बोनस सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो बेल है
बेल का जो एप्लीकेशन है वो लोअर कोर्ट जो है कर देता है डिनाई। तो क्या इस ऑर्डर को आप अपील में चैलेंज कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो किस कोर्ट में कर सकते हैं? या क्या रेमेडी होगा? इसका जवाब जो है आप मुझे सोच करके कमेंट बॉक्स में दीजिए। और इस तरीके के अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो थैंक यू वेरी मच।